तीन बहुओं की तीन तरह की रसोई। अरे सुबह के 5 बज गए। अजी उठ जाइए। हाँ हाँ, उठ रहा हूँ 2 मिनट में। तुम जाकर नहा लो, फिर मैं नहा लूंगा। ठीक है, मैं नीतू बहू को जगाने जा रही हूँ, आज उसकी पहली रसोई है ना। ऐसा कहकर अवंतिका नीतू के कमरे का दरवाजा खटखटाकर उसको जगा देती है, जिसके बाद वो पूरे घर की सफाई करके पूजा करके प्रसाद देती है। माँ जी, मुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है? बहू, पहली रसोई में तो अक्सर मिठाई बनाते हैं लोग, तू ऐसा कर खीर बना दे। जी जी माँ जी। अरे मैं जो नहीं चाहती थी वही हुआ, माँ जी मुझसे मीठा बनवा रही है। अरे मीठा बनाना तो मुझे आता ही नहीं है, भगवान मेरा साथ देना। नीतू रसोई में जाकर खीर बनाना शुरू करती है। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, घर में इतने सारे लोग हैं, उनके हिसाब से चीनी कितनी डालनी चाहिए। मेरे घर में तो 4 थे तो मैं 6 चम्मच डालती थी, यहाँ कितनी डालूं? और कोई बाहर का मेहमान खाने आ गया तो 7-8 चम्मच डाल देती हूँ, ये ठीक रहेगा। ये कहकर नीतू खीर में ज्यादा चीनी के चम्मच डाल देती है और खीर बन जाने के बाद घर वालों को खिलाती है, जिसे खाते ही सब लोग मुश्किल से निकल पाते हैं। अरे बाप रे नीतू, इतना मीठा! बहू, चीनी के बहुत सारे कट्टे दहेज में तेरे पिताजी छोड़कर दे गए थे कि तेरी माँ? खीर में इतनी चीनी झोंकने का क्या मतलब है? हाँ बहू, सच में खीर इतनी मीठी है कि मैं तो इसे और नहीं खा सकता। इस उम्र में मुझे डायबिटीज नहीं है, लेकिन ये खाकर जरूर हो जाएगी। सॉरी सॉरी माँ जी, पापा जी, वो मुझे समझ नहीं आया यहाँ सबके हिसाब से खाने में चीनी कितनी डालनी है। शायद ज्यादा हो गया होगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। वैसे भाभी, आपने मीठा तो बहुत बनाया है, पर कोई बात नहीं, 10 दिन बाद आपकी देवरानी इस घर में आने वाली है। देखना पहली रसोई कितनी अच्छी बनाएंगी कि मम्मी पापा आप सब खुश हो जाएंगे। ऐसा ही हो तो अच्छा होगा। अब दोपहर के खाने में मटर पनीर, पूरी, चावल ये सब बना देना। जी माँ जी। फिर खुद भी खीर खाने के बाद नीतू खीर उगल देती है। कुछ देर बाद में दोपहर का खाना बनाती है, जिसे खाकर घर वाले खुश होते हैं। ऐसे ही 2-4 दिनों में शादी की तैयारियां चलती हैं, जहां नीतू मेहमान के लिए मीठा बनाती है और इस बार भी ज्यादा मीठे की वजह से अवंतिका उसे सुना देती है। अधिक की शादी करिश्मा से हो जाती है और वो अपनी पहली रसोई में सास का बताया हुआ खाना बना रही होती है कि सारा खाना जल जाता है। अच्छा हुआ जेठानी जी और माँ जी ने यहाँ कुछ नहीं देखा, लेकिन मुझे पूरी सेकनी नहीं आ रही, जल गई है और दाल मखनी चावल भी जल गए हैं। अब क्या करूँ? ऊपर ऊपर से निकाल लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। सब लोग खुशी से करिश्मा के हाथ का खाना खाते हैं और प्लेट को दूर कर देते हैं। ये क्या अधिक देव बच्चे, आप तो बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि आपकी पत्नी पहली रसोई का बहुत अच्छा खाना बनाएगी, लेकिन इसकी तो पूरी भी जली है, चावल भी और दाल मखनी भी। बस सलाद बच गए क्योंकि वो बनाना नहीं पड़ा, वरना ये भी जल जाते। ये सब क्या है करिश्मा बहू? कुछ पूरी जली हुई है, कुछ कच्ची है, ढंग से पूरी सेकनी भी नहीं आती, और ये तुमने दाल मखनी चावल कैसे जला दिए? सोचा नहीं था कि नई बहू की पहली रसोई का खाना ऐसे जला हुआ मिलेगा। मेरा पेट भर गया, मैं जाता हूँ। क्या करिश्मा, तुमने तो मेरी इंसल्ट करवा दी। अजीब, मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ बचाने की, लेकिन जल गया। पता नहीं मुझसे खाना जल क्यों जाता है। कोई बात नहीं, पहली बार है इसलिए माफ कर रही हूँ। ये भगवान, इसी महीने में मेरी तीसरी बहू भी आने वाली है, कहीं वो भी ऐसे ही पहली रसोई ना बना दे, मुझे तो डर लग रहा है। माँ चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों में शिवा की शादी आरती से हो जाती है और वो भी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है, जिसे देख। अरे वाह आरती, तुमने तो ना जला हुआ खाना बनाया है ना ही मीठा, और क्या है ये मिक्स वेज, नान, शाही पनीर, पनीर मलाई कोफ्ता। चलो सब खाते हैं। जैसे ही घर के सभी लोग आरती के हाथ का खाना खाते हैं तो उसके हाथ का तीखा खाना खाकर सबकी आंखों से आंसू और कानों से धुआं निकल जाता है। बाजी, ये तो बहुत तीखा खाना है। आह, हे राम, मेरे तो कान जल गए। पानी पानी। अरे आरती बहू, ये तूने क्या किया? जुबान जलाना चाहती थी क्या हम सब कहा? माँ जी, पापा जी, जल्दी से मेरे हाथ के बनाए हुए सूजी का हलवा खा लीजिए, आपकी मिर्च शांत हो जाएगी। अरे बाप रे, अरे कमाल की तीनों बहुएं हैं हमारी। एक खाना जला देती है और एक जुबान, और तीसरी मीठा खिलाकर जुबान शांत करती है। सब लोग पानी पीते हैं और कुछ ज्यादा मीठा बनाने वाली बहू के हाथ का मीठा खा लेते हैं, और तब सास बौखलाकर, अरे घर में 3 बहू लाकर मुझे लगता नहीं कि किसी को भी रसोई में खाना बनाने आता है। तीनों एक से बढ़कर एक है। सोचा था 3 बहू आएंगी, बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगी, अलग अलग रसोई में खाना बनवाऊंगी, लेकिन इन 3 बहू की अलग ही सूरत में 3 रसोई है।
शिवा, तेरी वाली ने तो कानों से धुआं ही निकाल दिया। माँ जी, पापा जी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं दोबारा खाना बना कर लाती हूँ। नहीं बहू, इतनी कृपा मत कर, जो तूने खाना खिलाया है वैसा खाना हम दोबारा खाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। तब घर के सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और तीनों बहू आपस में एक दूसरे को ताना कसती हैं। ऐसा क्या किया था आप दोनों ने जो माँ जी आप दोनों का गुस्सा भी मुझ पर उतार रही थी? अच्छा, ये तो मुझे बोलना चाहिए कि तुम दोनों का गुस्सा मुझ पर उतरा। ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता। कम से कम मैं मीठा जलाती तो नहीं हूँ या उसमें तीखा डाल देती हूँ। ओ जेठानी जी, खुद को ज्यादा माहिर मत समझिए। मेरी तो बात अलग है कि खाना जल गया था, लेकिन आप दोनों की तरह इतना तीखा और मीठा नहीं बनाया था कि गले से ही ना उतरे। और आपका खाना तो गले से उतरने लायक भी नहीं था। मैं यहाँ से गई नहीं हूँ कि तुम तीनों की चूहा बिल्ली वाली लड़ाई अंदर तक आने लग गई। और हाँ, मेरी तीनों बहू को देखने घर पर मेहमान आने वाले, तो याद रखना तीनों की रसोई में इस बार कोई गड़बड़ नहीं, ढंग से खाना बनाना। जी जी माँ जी। अगले दिन घर पर मेहमान आते हैं जो घूंघट हटाकर बहू को सुंदर सुंदर तोहफा देते हैं। अरे महेश, तेरी तीनों बहू अच्छी हैं, अब तीनों बहू के हाथ का खाना भी चखा दे। हाँ, क्यों नहीं। फिर तीनों बहू खाना बनाकर लाती हैं, जिसे खाते ही तीनों मेहमान सीट से उठ जाते हैं। ये क्या है भाई साहब, अपनी बहू का जला हुआ खाना खिलाने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है? सिर्फ जला हुआ नहीं, खाना इतना तीखा है कि मेरा मेरा मुंह जल गया। सोच रहा हूँ पानी पीऊं या नहीं, या इसमें भी इतनी सारी मिर्च है। बहू, अरे सुगंधा जी, बैठिए ना, बहू के हाथ का मूंग दाल का हलवा तो खाइए। यही खाकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया। आपकी बहू ने मूंग दाल का हलवा नहीं, चीनी का हलवा बनाया। इस उम्र में अगर मुझे डायबिटीज नहीं हुई तो आपकी बहू डायबिटीज करवा कर ही मानेगी। वाह, आपकी तीनों बहुओं ने रसोई में खाना बनाने में क्या महारती हासिल कर रखी है। एक जलाती, एक तीखा खिलाती, एक मीठा खिलाती। आज तक खाने में 19-20 का फर्क सुना था, लेकिन यहाँ तो 1 और 100 का फर्क देख लिया। माफ कीजिए, अब रुक नहीं पाएंगे। मेहमानों के ऐसे जाने के बाद अवंतिका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तीनों बहू पर फूट पड़ती है। इसके बावजूद भी वो घर में जो खाना बनाती थी उसमें कोई फर्क नहीं आता था। हमेशा जला हुआ मीठा और तीखा, जिससे ससुराल वाले भी परेशान थे और तीनों बहुएं भी आपस में लड़ती थीं। और एक सुबह अचानक से मेहमान आते हैं। अरे मिस्टर बजाज, आप और राधे कृष्ण भाई साहब, आप भी नमस्ते नमस्ते। बैठिए, अचानक कैसे? अरे, हमारे दोस्त ने तो रिटायरमेंट ले लिया काम से, तो बस मिलने चले आए। फिर याद आया तीनों बेटों की शादी हो गई है, तो बहू के हाथ का खाना भी खा लेंगे। हे भगवान जी, आपने ये क्या किया? उस दिन मेहमानों के सामने कम बेइज्जती हुई थी, जो आज फिर से। नहीं, ये सब मैं नहीं सह पाऊंगी, भगा भी तो नहीं सकती। महेश जी, आप समझिए, मैं क्या करूं? अरे तुम लोग बैठो बैठो, मैं बस अभी आया। महेश रसोई में जाता है और अपनी तीनों बहू से कुछ बात करता है, जिसके बाद तीनों बहू खाना बनाकर महेश के दोस्तों को खिलाते हैं और महेश के दोस्त खुश हो जाते हैं। मुझे डर लग रहा है और इनके दोस्त अभी तक खाने से नहीं उठे। कैसे खाना कैसा लगा आपको जला हुआ? अरे भाभी जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आपकी तीनों बहू ने बहुत लाजवाब खाना बनाया है भाई। ये मिष्टी दही तो बहुत अच्छी है। हाँ, और ये बाकी का खाना भी बहुत सही है। आप जला हुआ क्यों बोल रही थी? बिल्कुल परफेक्ट खाना है। अच्छा। तभी मेहमान तीनों बहू को शगुन देकर चले जाते हैं। फिर अवंतिका बेलन लेकर गुस्से से तीनों बहू की तरफ आती है कि महेश, अरे ये क्या कर रही हो मोहतरमा? मैं अच्छे से जानती हूँ, इन तीनों ने तो आज का खाना बनाया नहीं, मगर बाहर से खाना मंगाकर मेहमानों को खिला दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दोस्त तीनों बहू के हाथ का खाना खाकर गए हैं। हो ही नहीं सकता। लेकिन अवंतिका, ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने ज्यादा खाना जलाने वाली बहू से तीखा खाना बनवाया, तीखा बनवाने वाली बहू से मीठा बनवाया, और मीठा बनाने वाली बहू से मतलब नीतू से करिश्मा वाला खाना बनाने को कहा है। इन तीनों ने एक दूसरे की कमजोरी पर काम किया, जिससे वो खाना जला नहीं। न एक ज्यादा मीठा डाल पाई और एक ने टाइम से खाना पकाकर गैस बंद कर दी। माँ जी, हम भी आपकी तरह परेशान थे, लेकिन पापा जी की तरकीब से काम करने पर हमने काबू पा लिया। बहुत खूब, लेकिन अब से तुम तीनों मेरी निगरानी में खाना बनाओगी, ताकि ऐसी परिस्थिति में ऐसी तरकीब ना सोचनी पड़े। जी माँ जी। तड़के सवेरे मटियापुर गांव के किसान फसल की कटाई में जुटे हुए हैं। इस बार तो हमारे बर्फ के ठंडे गांव में धान की उपज कितनी ज्यादा हुई है। इसमें तो हमारा परिवार साल भर खाएगा और कई बोरी शानदार बेच भी लेंगे। मगर चारों तरफ से खेत में बर्फ जमी देखकर गोपी चिंता करते हुए, मगर किशन, सारी धान की बालियां तो
बर्फ से भीग गई हैं। कहीं अनाज पानी से सड़कर खराब हो गया तो कौन दाम देगा। गोपी तो भूल गया, हमारा मटियापुर गांव साधारण नहीं बल्कि जादुई ठंडा बर्फ गांव है। कहते हुए किशन जैसे धान की बाली छूता है, पूरे खेत से बर्फ छाटने लगता है। बर्फीली ठंडी ठंडी बयार से फसलें लहलहा उठती हैं। आज तो इस तालाब के किनारे कितनी ज्यादा बर्फ जमी है, बीच में जाकर जाला डालता हूँ। मछुआरा नाव तैर कर तालाब की गहराई में लाता है। बर्फ के ठंडक से मछलियां ऊपरी सतह पर गोता लगा रही थीं। अरे वाह, आज तो तालाब में कितनी बड़ी बड़ी रोहू, कतली, मांगुर, सिंगी सब मछलियां हैं। जल्दी से जाल डाल देता हूँ। थोड़ी देर बाद मछुआरा जाल खींचता है तो मछली से लबालब भरने के चलते फटने लगता है। इतनी मछलियां तो मैंने कभी नहीं पकड़ी थी जितनी कि आज पकड़ी हैं। सब कुछ इस जादुई ठंडा बर्फीले गांव की देन है। अब तो कुएं पर कितनी ज्यादा ठंडक होने लगी है और पानी भी नहीं सूखता है। सच में जब से हमारा गांव जादुई बर्फ का ठंडा गांव हुआ है बड़ा सुख चैन है, वरना पिछले कुछ सालों में अंगारों जितनी गर्मी गिरती थी। जहां अगल बगल में बसे गांव में भीषण गर्मी ने भूचाल मचा रखा था, इस गांव में मई जून में बर्फ कैसे पड़ रही थी। और इतनी तगड़ी गर्मी में सबके घर, कुआं, तालाब, खेत सब कुछ ठोस बर्फ का कैसे बना था। क्या इस जादुई बर्फीले ठंडे गांव में बसे लोग शुरुआत से इतने खुशहाल थे? आइए देखते हैं। जहां चिलचिलाती गर्मी में गांव की बहुएं कुएं पर बर्तन मांज रही थीं। हाय हाय, इस निगोड़ी गर्मी ने हम गांव वालों का जीना मुहाल कर दिया है। सही कहती हो रत्ना, इस गर्मी ने बड़ा सता रखा है। देखो जरा अभी बर्तन मांज कर छोड़े नहीं कि तपने लगा। गर्मी के कहर से परेशान बहुएं जैसे पानी निकालने के लिए कुएं में बाल्टी डालकर बाहर निकालती हैं, तभी मनोरमा। हे भगवान, आज कुएं में से कितना चुल्लू भर पानी निकला और कितनी काई जमी है। इतने में तो बर्तन भी नहीं खंगालेंगे। गर्मी के चलते कुआं सूख गया है। जब ये कुआं जमीन से पानी नहीं सींच सकता तो उसे भरवा देना चाहिए। सबके सब आपस में कुरकुरा रही थी, तभी गांव की सबसे पुरनिया गोदावरी दादी आती हैं। इस कुएं के सूखने की जिम्मेदार तुम सब हो। कुछ साल पहले तक कुएं का पानी कितना मीठा था, मगर तुम लुगाइयों यहीं पर मांस मछली के बर्तन मांजती हो और कूड़ा करकट भी कुएं में डाल देती हो, इसीलिए सूख गया कुआं। गोदावरी का ताना कसना बहुओं को तीखी मिर्ची की तरह लगता है, तभी सरला। अरे तुम सब इनसे बतियाने में समय खराब मत करो, घर जाकर खाना पीना भी बनाना है। ये तो एक टाइम का सत्तू खाकर काट लेती हैं पूरा दिन। मुंह ऐंठ कर सबकी सब गंगा नदी पर आती हैं, जिसमें दूध जितनी सफेद धारा बह रही थी, और गंगा नाम की एक लड़की किनारे पर कैश धोते हुए गुनगुना रही थी। तुझे बुलाए मेरी राह, न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। मैं तेरा जीवन में तेरा दर्पण के तुझको मुक्ति यहीं मिलेगी। गंगा ये तेरी है फिर वो कैसी देरी है। आ जा रे अब आ भी जा, हो आ भी जा। बड़ी ही मीठी आवाज है तुम्हारी, लेकिन आज से पहले तुमको मटियापुर गांव में देखा नहीं है। इस गंगा के पार मेरा गांव है, वहाँ नदी सूख गई है इसलिए नहाने आई हूँ। ये सुनते ही नदी पर भरे मछुआरे, धोबी, मवेशी जो कि गाय भैंसों को नहला धुला कर नदी दूषित कर रहे थे, दांत पीस कर कहते हैं, ये क्या मतलब है? तुम्हारे गांव की नदी सूख गई जो तुम मुंह उठाकर हमारे गांव की नदी का इस्तेमाल करने आ गई। हमारे गांव में इतने परिवार हैं, सबके ही पानी का खर्चा है, और तुम बाल धोकर गंगा जी को मैला कर रही हो। क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप भी पशुओं का मल मूत्र इस गंगा में साफ करके इसे मैला ही कर रहे हैं। इस पर गंगा में डुबकी लगाता पंडित झल्ला कर बोलता है, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे ओ लड़की, चल निकल इस नदी से। गर्मी के चलते पानी की इतनी किल्लत है, और इस नदी में नहाकर ही तो हम गांव वालों को गर्मी में थोड़ी राहत मिलती है। सब लोग दुत्कार कर गंगा को नदी से निकाल देते हैं। तभी गोदावरी, तुम सब लोगों के अंदर थोड़ी दनाई विचार नहीं है क्या? किसी को गंगा में स्नान करने देना पुण्य कमाना होता है। गोदावरी काकी, आप ये ज्ञान हमें मत बांटिए। रात भर जाला डाल कर बैठा हूँ, एक मछली नहीं फंसी। हम गांव वाले अपने भाग्य से खा रहे हैं, गंगा मैया नहीं खिला रही हमको।
यूं ही समय गुजरता है जहाँ किसान नदी से खेती सींचते, मछली पकड़ते और औरतें घरेलू काम काज करके कूड़ा करकट कर देती हैं। तभी एक दिन, मम्मी मम्मी मुझे खुजली हो रही है, चींटी काट रहा है, नदी पर चलो ना। अरे मेरी पिंकी रो मत, मैं तुझे नदी पर से नहला लाती हूँ, चल। मनोरमा बहू मेरे भी कपड़े ले चल, वैसे भी आज आषाढ़ का शुभ नहान है, गंगा में डुबकी लगाना अच्छा होता है। इस चिलचिलाती गर्मी ने चैन चुरा रखा है। पूरा गांव नहाने के लिए नदी पर आता है, जहां गंगा नदी को साफ सुथरा कर रही थी, पाखंडी पंडित आग में घी डालते हुए। हे गंगा मैया, अरे देखो गांव वालों, ये निर्लज्ज लड़की नदी में नहा रही है और देखो इसके पूरे बदन पर तो कोढ़ निकला है, छुआछूत फैला दिया इसने। जी नहीं, मैं कोढ़ी नहीं हूँ, बस नदी की सफाई कर रही थी। मैं तो कहती हूँ पत्थर से मारो इसको। पूरा गांव मिलकर गंगा को पत्थर मार कर लहूलुहान कर देता है। तभी वो देवी का रूप धारण कर लेती है। तुम सब लोभी और छली कपटी हो। मैं इस धरती पर कितना पावन पानी लेकर उतरी थी। मैंने सदा इस समस्त गांव की गंदगी को खुद में समाया, मगर आज तुमने मेरा तिरस्कार किया है। इस गांव को मेरा श्राप है। आज के बाद इस गांव में गर्मी का कहर बरसेगा। तुम मिट्टी में पसीना बहाओगी, लेकिन धरती तुम्हें उपज नहीं देगी। तुम और तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारा घराना एक बूंद जल के लिए तरसोगे। देवी गंगा के श्राप के चलते मटियापुर गांव में सूखा पड़ जाता है। सबके घर उजड़ जाते हैं, बंजर पड़कर धरती फट जाती है। पूरा गांव गर्मी से त्राही त्राही करता है। पानी पानी, माँ मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राजू को छटपटाते देखकर रत्ना छाती पीट कर रोने लगती है। किशन जी कुछ कीजिए, नहीं तो मेरा राजू मर जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। किशन धरती खोदता है, मगर पानी नहीं मिलता। धरती के अंदर भी एक बूंद पानी नहीं है, ये गर्मी का कहर हमें खा जाएगा। हमारे गांव से गंगा और समस्त देवी देवता रूठ गए हैं। अपने पापों से मन फिराओ और तौबा करो। हम सब मर मिट नहीं गए, ये गंगा मैया की करुणा है। पूरा गांव नदी किनारे आता है, जिसका पानी श्राप के असर से काला गटर जैसा था। सब मिलकर उसे साफ करके कई दिनों तक विलाप करते हैं। तभी देवी गंगा जैसे ही नदी के बीचों बीच प्रकट होती है, नदी का पानी स्वच्छ शुद्ध होकर किसी हीरे की तरह चमक उठता है। तुम सबने अपने पाप मान लिए, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? देवी गंगा, हम सबके घर उजड़ गए, गांव की जमीन अंगारों जितनी सुलग रही है। अब आप ही हमारी तारनहार हैं। बस कोई ऐसा वरदान दीजिए ताकि हमारा ये गर्म तपता गांव ठंडा हो जाए। देवी गंगा, हम सबके घर उजड़ गए, गांव की जमीन अंगारों जितनी सुलग रही है। अब आप ही हमारी तारनहार हैं। बस कोई ऐसा वरदान दीजिए ताकि हमारा ये गर्म तपता गांव ठंडा हो जाए। जल सूखने के कारण धरती भी बंजर पड़ी है, फसलें जल गई, धूप से कुछ कीजिए। गंगा माता सब आपसे कुछ न कुछ मांग रहे हैं, क्या मैं भी आपसे कुछ मांग सकता हूँ? अवश्य पुत्र, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक अच्छा सा फ्रिज चाहिए ताकि मैं उसमें बर्फ जमा कर गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पी पाऊँ और ठंडी ठंडी बर्फ का गोला, आइसक्रीम और दही जमा कर खाऊं। आज से इस गांव की तपती धरती को मेरा वरदान है कि यहाँ आग बरसती गर्मी आज के बाद बर्फ बरसाएगी और 12 मास ये गांव ठंडा बर्फ वाला गांव रहेगा, जहाँ तुम और तुम्हारे बाल बच्चे तृप्त रहोगे। देखते ही देखते गर्मी से गांव की जलती जमीन की मिट्टी ठोस बर्फ की बन जाती है। इसके साथ ही सबके घर बर्फ के हो जाते हैं। कुएं तालाब बर्फ के बन जाते हैं और उसके अंदर लबालब ठंडा शीतल जल भर जाता है। अपने गांव में इतनी ठंडक देखकर गरीब गांव वाले प्रसन्न हो जाते हैं। देखो देखो गांव वालों, हमारा गांव जादुई बर्फ का ठंडा गांव हो गया। खेत खलियान बर्फ की चढ़ी चादर कितनी सुंदर लग रही है। सब कुछ कितना मन भावना है। पूरा गांव अपने अपने जादुई बर्फ के घर में चला जाता है, जो कि इग्लू जितने ठंडक भरे थे।
आहा, ये जादुई बर्फ का घर तो पहले के जुग जमाने की मिट्टी के मढ़ई जितने ठंडे हैं, अब जीवन कट जाएगा। बर्फीले ठंडे गांव में अब गर्मी का कोहराम पूरी तरह समाप्त हो चुका था। पूरा गांव रात में खा पी कर अपने अपने बर्फ के घरों में मीठी नींद सोता है। वहीं आसमान से रात भर बर्फ बरसती है। देखो किशन भाई, अभी 2-4 दिनों पहले ही हमने अपने खेत में धान के बीज लगाए थे और फसल भी फूट गई। क्योंकि अब हमारी धरती ठंडी रहने लगी है। इस साल देखना, हमने जितना बीज बोया है उसका दुगना फसल काटेंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। वैसे जब से हमारे गांव जादुई बर्फ का ठंडा गांव हुआ है, दिन दिन भर खेतों में काम कर रहे हैं, खटनी महसूस नहीं होती। इसी तरह जादुई बर्फ के ठंडे गांव के निवासी की दिनचर्या अच्छे से चलती है, जहां बर्फीले तलब से धोबी, मछुआरा, मवेशी सब खुशहाली में गुजर बसर करते हैं और गांव में आने वाले किसी भी व्यक्ति को सम्मान सत्कार देते हैं।